Hello everyone, welcome to ज्ञान अचीवर्स. हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. एंड आज से मैं आपके लिए बैंकिंग की क्लासेस लेकर आई हूँ और हम बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं. बैंकिंग, इंडियन बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949. ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है. तो और ये आपका एम कॉम लेवल पे और यूजीसी नेट, एच टेट, जो एचपीएससी के कॉमर्स के एग्जाम्स होने हैं, उन सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज आप पूरा कंसंट्रेट होकर इस क्लासेस को अंडरस्टैंड कीजिए. नाउ वी स्टार्ट कि बैंक कैसे ड्राइव हुआ है. तो बैंक वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है टू लैंग्वेजेस, दैट इज फ्रेंच एंड इटालियन. फ्रेंच लैंग्वेज के बैंके वर्ड से बैंके और इटालियन लैंग्वेज के बैंका, BANQUE, और इटालियन लैंग्वेज का बैंका, BANCA. दोनों का मीनिंग क्या है कि एज एन एक्सचेंज इट इज यूज्ड. ओके, तो अब बैंक होता क्या है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कि डील करता है विद कैश एंड क्रेडिट. ठीक है, आपको फंड्स की नीड है तो आप एज ए लोन भी ले सकते हो, और आपको किसी से आप बोरो करते हो तो वो बैंक से, अगर कोई एक इंस्टीट्यूट से आप बोरो करते हो तो उस चीज के लिए हम बैंक का यूज करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बैंक, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड बैंक जो है, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, वो था 1157 में बैंक ऑफ वेनिका. ठीक है, ये फर्स्ट बैंक था ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर. सेकंड वन है, सेकंड, दिस इज सेकंड, सेकंड ऑर्गेनाइज्ड बैंक 1401. इसके अंदर बैंक ऑफ बैरकालोमा. ठीक है, ये भी वर्ल्ड का सेकंड बैंक था. ओके, तो ये टू बैंक्स हैं. ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इनको ध्यान रखिए. फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ वानिका, सेकंड बैंक था बैंक ऑफ बैरकेलोमा. अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेसेस. थ्री फेस हुए थे, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज. जो फर्स्ट फेज है उसको हमने नाम दे दिया था प्री इंडिपेंडेंस, एंड सेकंड फेज को हमने नाम दे दिया था पोस्ट इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस एरिया कब है? 1947, जब हमें फ्रीडम मिली थी. तो 1947 से जो पहले का फेज था उसको हमने प्री इंडिपेंडेंस, दैट इज फेज वन. और आफ्टर 1947 हमने उसको नेम दिया था फेज टू, दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस. बट आफ्टर 1947 एक थर्ड फेज आया था, दैट इज एलपीजी एरा. एलपीजी, लिक्वलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जो कि आज एग्जिस्ट है. आज हम थर्ड फेज एलपीजी एरा में सरवाइव कर रहे हैं. नेक्स्ट वन, कुछ बेसिक पॉइंट है फेज वन के, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं. उसके अंदर ऑलमोस्ट 600 बैंक्स थे इंडिपेंडेंस से पहले. ठीक है, 1947 में ऑलमोस्ट 600 बैंक्स थे, जिसके अंदर, अब ये हम कहाँ की बात करें, ये हम अब अपने इंडिया की बात कर रहे हैं. इंडिया के अंदर फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1770 में, और कहाँ हुआ था? कोलकाता में. ठीक है, आज हम उसको कोलकाता बोलते हैं, बट पहले कलकत्ता था ये. और ये क्लोज हो गया था 1832 के अंदर. आपको ये 1832 इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान. कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था? कोलकाता के अंदर. और ये ईयर 1770 में स्टार्टिंग हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, और क्लोज डाउन कब हुआ था? 1832 के अंदर. नेक्स्ट वन है, अब कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. ये हो गया है ऑद कमर्शियल बैंक, जो कि फर्स्ट कमर्शियल बैंक था इंडिया के अंदर. अब बच्चे, कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, क्या डीलिंग करते हैं, ये मैं आपको वन बाय वन करवाऊंगी. और ये बैंकिंग क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होनी है, और एक ये लेमैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझिएगा. और कुछ बैंक्स, कमर्शियल बैंक, इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल बैंक था ओथ, OUDH. नेक्स्ट वन है, कुछ और फ्यू बैंक्स एस्टेब्लिश हुए थे 19th सेंचुरी के अंदर. फॉर एग्जांपल इलाहाबाद बैंक. नेक्स्ट वन है जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1894 में, और वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, इलाहाबाद बैंक. ठीक है, नेक्स्ट बैंक से जैसे बैंक ऑफ बंगाल है,
बैंक ऑफ मद्रास है, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये सारे के सारे जो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ बॉम्बे जिसको आज हम मुंबई बोलते हैं, ये सब के सब बैंक मर्ज हो गए थे। मर्ज मीन्स टुगेदर, इकट्ठे हो गए थे और उनको हमने नेम दे दिया था इंपीरियल बैंक। व्हाट इज द नेम? इंपीरियल बैंक। और जो कि बाद में बन गया था एसबीआई। एसबीआई मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो और ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, बहुत पॉपुलर है, दिस इज ए गवर्नमेंट बैंक। तो आप सबको ये बात मालूम है। अब एसबीआई क्या है, ये सारी बातें मैं आपको आगे की क्लासेस के अंदर समझाऊंगी। नेक्स्ट वन, अब ये हमने जितनी भी बात की थी ना कि बैंक ऑफ कमर्शियल बैंक है और ठीक है, फर्स्ट इंडियन बैंक था, इंपीरियल बैंक्स कौन से थे, मर्ज हो गए थे, ये सब कहाँ की बात थी? पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस की, 1947 से पहले की। मींस मैंने आपको ये सारी की सारी बातें जो है वो फेज 1 की डिस्कस की थी। अब हम आ गए हैं फेज 2 पर। तो बच्चे फेज 2 को हम नेम दे देते हैं, जो कि 1947 के बाद हुआ था। और ये कौन सा है? पोस्ट इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो इसके बाद का जो है वो फेज 2 बन गया है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज जीओआई मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम सभी बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर देते हैं। और कौन से रेगुलेशन एक्ट के अंदर करेंगे? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर करेंगे। मींस क्वेश्चन आ जाता है कि कब हुआ था नेशनलाइजेशन? तो वो फेज 2 के अंदर हुआ था। कौन से एक्ट में हुआ? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में हुआ था और पोस्ट इंडिपेंडेंस डे के बाद हुआ था। बच्चे टोटल 14 बैंक्स थे जिनको नेशनलाइज्ड किया गया था, एंड इंक्लूडिंग आरबीआई। आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उसके अंदर ये सब क्या हुआ था, इसमें किया क्या गया था? इसके अंदर 1982 से 1990 के बीच में बैंकिंग इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए थे। ठीक है, किसने किए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए थे। अब उसके अंदर कौन कौन से थे और वो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए हुए थे। जैसे सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, वो स्मॉल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए हुआ था। नाबार्ड हुआ था, नाबार्ड 1982 में सेटअप हुआ था और ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए हुआ था। ठीक है, एग्रीकल्चर बैंक था ये और रूरल डेवलपमेंट के लिए हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक था, जो कि 1982 में ही हुआ था और ये किसके लिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ही प्रमोट करने के लिए इस बैंक का सेटअप हुआ था। ये नेशनलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट वन है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेम से ही पता चल रहा है, जो हाउस प्रोजेक्ट्स थे उनको फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, बहुत सारी जो ये आपका कहते हैं कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे, जैसे घर के घर बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे थे, तो इसके लिए बैंक्स ने आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवा रहा है। तो वो सारे का सारा कौन सा बैंक करवा रहा था? नेशनल हाउसिंग बैंक करवा रहा था। नेक्स्ट वन है सिडबी, हमें नेम फुल फॉर्म मालूम है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्मॉल स्केल की जो इंडस्ट्रीज थी उनको सेटअप करने के लिए यूज किया गया था। अब बच्चे स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज क्या है, इनका एक पर्टिकुलर एरिया है, पर्टिकुलर पैनल है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक शॉर्ट में ओवरव्यू दे रही हूँ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। ठीक है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू चलेगा 2-3 क्लासेस के अंदर। उसके बाद मैं आपको 1 बाय 1 पूरा डीपली स्टडी करवाऊंगी। आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो अनक्लियर नहीं रहेगा। ओके, अब हमारा फेज 1 बन गया, फेज 2 बन गया। अब नेक्स्ट वन था कि फेज 3। ठीक है, फेज 3 के अंदर था एलपीजी एरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का एरा है। तो इसके अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन से एल, प्राइवेटाइजेशन से पी एंड ग्लोबलाइजेशन से हमने जी नेम दिया, तो एलपीजी एरा हुआ है। वो एरा कब स्टार्ट हुआ था? 1991 के अंदर। ठीक है, 1991 से आज टिल एंड ऑफ 2022 ये चल रहा है एरा। इसके अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनको इनवाइट किया था कि आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, जो फॉर्मेलिटीज
को पूरा करना बहुत ज़्यादा टफ था, इसलिए बाहर की जो इंडस्ट्रीज थी वो हमारे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती थी। तो इस 1991 के एलपीजी एरा के अंदर हमने अपनी फॉर्मेलिटीज को कम किया और हमने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट वन है, तो फिर 10 जो प्राइवेट बैंक्स थे उसको आरबीआई ने अप्रूव किया। पहले तो क्या था, नेशनलाइज थे, गवर्नमेंट बैंक्स थे, और अब हमने प्राइवेट बैंक्स को भी इनवाइट किया था। वो किसने किया था? आरबीआई में से। जिसमें से कुछ एग्जांपल्स हैं, एचडीएफसी है, एक्सिस एक्सिस आईसीआईसीआई, डीसीबी एंड इंड्यूसलैंड बैंक। तो ये अब हमारा थर्ड फेज चल रहा है। अब बात हुई थी हमारी फेज टू की, कि फेज टू में हमने नेशनलाइजेशन किया था। तो अब नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? अब पॉइंट आ जाता है ना ये वाला, कि वाई बैंक नेशनलाइज्ड इन इंडिया, कि बैंक्स को नेशनलाइज क्यों किया गया। तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है टू इमर्जिंग प्रायोरिटी सेक्टर। तो स्टूडेंट्स 361 बैंक्स जो है वो फेल हुए थे 1947 से 55 के मिड में। 361 बैंक्स फेल हो गए थे। तो अब इस चीज के लिए कुछ तो करने की जरूरत थी ना। तो इसी रीजन से हमने क्या किया, कस्टमर्स ने अपने डिपॉजिट्स को लॉस कर दिया। अब जो बैंक्स फेल हो गए थे उनके किसी पर्सन के तो पैसे उसमें डिपॉजिट होंगे, उनको रिकवरी भी नहीं रिसीव हुई थी। तो अब बैंक्स में जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके पैसे डिपॉजिट थे, उनको कुछ रिकवर नहीं हुआ, इसलिए हमने बैंक्स को क्या कर दिया, नेशनलाइज्ड कर दिया। क्लियर है? सेकेंड वन है निग्लेक्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें पता है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इंडिया का वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। बच्चे, तो जब प्रायोरिटी को ही हम अंडरस्टैंड करेंगे तभी तो आगे जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है या बिजनेस मैन को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है, उसके लिए सबसे पहले हमें अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को फेवरेबल करना होगा। और बिफोर नेशनलाइजेशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको फुल ऑन निग्लेक्टेड कर दिया गया था, उसकी तरफ ध्यान नहीं किया गया था। इस वजह से, क्यों? क्योंकि बैंक्स जो है वो फेवर करने लगे थे बिजनेसमैन की। बैंक्स बिजनेसमैन की फेवर कर रहे थे, लार्ज इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे। ये इंडस्ट्री सेटअप कर लोगे, लेकिन अगर जो हमारा मेन फैक्टर है, मेन जो सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको अगर निग्लेक्ट करोगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी तो बिल्कुल डाउन चली जाएगी ना। इसलिए ड्यू टू रीजन ऑफ निग्लेक्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया इंडिया के अंदर। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन है एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस। कि अब पॉइंट आता है कि बैंक्स को एक्सपैंड करना था। अभी तक तो क्या था, पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया में बैंक था, जिससे पूरे के पूरे इंडिया के जो कस्टमर थे उनको तो फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, ब्रांचेस बना दी। जैसे एसबीआई है, अब हर जगह पे आपको पर्टिकुलर हर एरिया के पास एसबीआई की ब्रांचेस मिल जाती है। तो इससे क्या होता है, जो भी एसबीआई में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो फायदा किसको हो रहा है, गवर्नमेंट को हो रहा है ना। कि अब बैंक सेविंग्स हैं, लोग वो इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं, तो इनडायरेक्टली हमारी जो इकोनॉमी है उनके लिए बेनिफिशियल। तो इसलिए हमने, अब लोग पैसा डिपॉजिट नहीं करवाते थे क्योंकि स्टार्टिंग में ब्रांचेस ही नहीं थी। अब ब्रांचेस नहीं थी, लोग अपने घर में पैसा रखते थे। तो इन जो आपका नेशनलाइजेशन का रीजन भी ये था कि हम नंबर ऑफ ब्रांचेस करेंगे, तो लोग जो घर पे पैसा रखते हैं उसकी जगह वो बैंक्स की जो ब्रांचेस उनके पास होगी उसमें वो अपना पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, अपनी सेविंग्स डिपॉजिट करवाएंगे, जो हमारे बिजनेस, हमारे लिए एक्सपैंड करेगा, हमारी इकोनॉमी के लिए फेवरेबल होगा। नेक्स्ट वन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। अब वही सेम ब्रांचेस किस लिए की गई, कि लोग जो सेविंग्स अपने घर में रख रहे हैं वो सेविंग्स का मोबिलाइज हो, वो सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट होगी, बैंक्स वाले आगे लोन प्रोवाइड करवाएंगे, लोन से वो आगे बिजनेस सेटअप करेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हमारी इकोनॉमी इंक्रीज होगी इंडिया की। तो ये सब पॉइंट्स के लिए हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया। नेक्स्ट वन है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर।
1962 और 1965 में जो 2 वॉर्स हुए थे उससे इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी। ठीक है, अब इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए डिपॉजिट्स मार्केट में हो, डिपॉजिट्स हो, उसके लिए बैंक्स को नेशनलाइज्ड किया गया, क्योंकि एक फेथ होता है गवर्नमेंट पे, इसलिए हमने सब चीजों को क्या कर दिया, हमने बैंक्स को नेशनलाइज्ड कर दिया। क्लियर है? ये थे कि रीजन हमने इंडिया के बैंक्स को नेशनलाइज्ड क्यों किया। बट हर चीज को करने के क्या होते हैं, एक फेवरेबल होते हैं और एक अनफेवरेबल, टू फैक्टर्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ नेशनलाइजेशन का, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है इंक्रीज सेविंग्स। यस, मैंने आपको बोला कि ब्रांचेस सेटअप की गई नेशनलाइजेशन के बाद। जब ब्रांचेस सेटअप करेंगे तो लोगों को पता है कि हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, हमारे घर में पैसा बड़ा, कोई कुछ हमें प्लस में नहीं रिसीविंग हो रही है, तो हमने क्या किया, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी सेविंग्स करें, बैंक्स में डिपॉजिट करवाएं, तो हमें उस पर इंटरेस्ट रिसीव होगा। ठीक है, तो इसलिए सेविंग्स को इंक्रीज हुई। सेकंड वन है इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब बच्चे सेविंग्स आई, डिपॉजिट्स आए हैं गवर्नमेंट के पास, तो इससे क्या हो गया है, आगे बिजनेसमैन को, किसी इंडस्ट्रीज को, अब किसी को भी अगर नीड है तो वो बोरो करता था बैंक से। ठीक है, तो जब बोरो करेंगे फिर आगे वो अपने बिजनेस में लगाएंगे, या वो जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे उनको प्रॉफिट्स होता है, तो आगे एम्प्लॉयमेंट भी रिसीव होता है, हमारे इकोनॉमी जो है उसमें भी बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली नेशनलाइजेशन से हमारी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई। नेक्स्ट वन है एम्पावरिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने कम इंटरेस्ट रेट पे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन देना प्रोवाइड करवा दिया। अब लोन तो तब देंगे ना जब बैंक्स के पास खुद के पास पैसा होगा। अब बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आएगा, देने वाले तो हम ही हैं, हम ही अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करवाते हैं बैंक्स में, हमने ही अपनी एफडीज करवाई हैं, हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बैंक्स के अंदर पैसा रखते हैं, वो ही पैसा क्या होता है आगे बैंक्स, आगे जिनको नीडी पर्सन है उनको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे वो देती है। ठीक है, तो इस तरह से अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है जिनके पास एफिशिएंसी है, स्किल्स हैं काम करने की, लेकिन उनके पास फाइनेंस नहीं है। अब वो फाइनेंस कहाँ से लाए, ठीक है, किसी रिलेटिव से या किसी और पर्टिकुलर पर्सन से लेते हैं, तो वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई चार्ज कर देते हैं कि वो उनको लौटा ही नहीं सकते। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का क्या हुआ कि बैंक्स जो है उन्हें कम इंटरेस्ट रेट पे, आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया, सब्सिडीज भी मिल रही है, तो इस तरह से बैंक्स ने हमें फैसिलिटीज देनी प्रोवाइड स्टार्ट कर दी। तो वो जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई उससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की नीड नहीं थी, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स प्रोवाइड करवाते थे, और इससे धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, तो एक पावर मिल गई थी। नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि मार्केट के अंदर फाइनेंस आने लग गया था, मींस कि सब फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इक्वालिटी आ गई थी, अपॉर्चुनिटी आ गई थी, कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ रिच पीपल को ही मिलेगा फाइनेंस, किसी नीडी पर्सन है, मिडिल क्लास फैमिली है या पुअर क्लास है, तो उनको नीड अगर थी तो उसके लिए भी बैंक्स ने हैं जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई कि वो उनको भी फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस तरह से क्या हो गया है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए बाय बैंक्स विद इक्वालिटी एंड इक्वालिटी से ही। ठीक है, कि सबके पास अपॉर्चुनिटी आ गई थी इस चीज की। नेक्स्ट वन है बेटर आउटरीच, कि अब पहले तो क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बैंक है, ठीक है, बहुत दूर दूर तक कोई भी ब्रांचेस नहीं है, तो वहां तक उस पर्टिकुलर बैंक तक लोग नहीं पहुंच पाते थे। अब क्या है, हर एरिया में, हर सिटी के अंदर नंबर ऑफ ब्रांचेस, आप एसबीआई की देख लो, एसबीआई की आपको अपने आसपास एक ब्रांच मिल जाएगी, तो इससे लोगों के पास क्या है, पहुंच होने लग गई है। तो जब लोगों के पास पहुंच होगी तो वो अपनी जो सेविंग्स है वो उधर डिपॉजिट करवाएंगे,
तो इससे क्या हो गया है कि बेटर आउटरीच हो गया बैंक से, अब वो डिस्कस कर सकते हैं, बैंक्स की फैसिलिटीज को अब गेन कर सकते हैं। ये भी एक बेस्ट पॉजिटिव इफेक्ट था। नेक्स्ट वन है सर्ज इन पब्लिक डिपॉजिट्स। बच्चे सर्ज का मीनिंग क्या होता है कि पावरफुल फॉरवर्ड मूवमेंट। ये एक पॉजिटिव मूवमेंट हुआ था कि अब क्या हो गया था, पब्लिक डिपॉजिट्स को बैंक्स, पब्लिक बैंक्स में आपने डिपॉजिट्स रखने लगी थी। ठीक है, कि मेन यही है कि लोग अब पैसा निकलवा भी रहे थे, डलवा भी रहे थे, तो इससे क्या होता है, एक फाइनेंस मार्केट में आ जाता है। अभी तक तो आपके घर में पड़ा था, घर पे फाइनेंस क्या काम कर रहा था, लेकिन अब बैंक्स में आ गया तो नीडी पर्सन को लोन भी मिल रहे हैं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हो रहा है, तो हर तरफ से एक फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया था। पब्लिक डिपॉजिट्स जो हैं उसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट वन है एलिवेटिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। अब वही तो हुआ था कि मैं आपको कह रही थी कि निग्लेक्ट हो गया था एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन से एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी फैसिलिटीज रिसीव हुई। ठीक है, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बाय बैंक्स। ठीक है, तो बैंक से जब आपको फैसिलिटीज रिसीव हुई तो ग्रीन रेवोल्यूशन, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को भी बेनिफिट्स हुए। एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी पॉजिटिव मूवमेंट्स में आ गया था, और इस चीज को हमने बोल दिया कि दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नेशनलाइजेशन। अब कुछ पॉजिटिव हुआ तो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव भी होगा, कुछ ड्रॉबैक्स भी बन गई थी। अब वो ड्रॉबैक्स क्या है, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज। कि सोशियो इकोनॉमिक चैलेंज के अंदर क्या है कि बैंक्स जो है वो सफिशिएंट प्रोवाइड फाइनेंस नहीं, जो सफिशिएंट फाइनेंस है वो प्रोवाइड नहीं करवा रही थी। पावर्टी को इरेडिकेट नहीं कर सकते थे, पावर्टी को हम खत्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और मतलब हर पुअर पीपल है, उनके पास कोई चीज ही नहीं है एज ए रखने के लिए, एज ए आप सिक्योरिटी रखने के लिए। ठीक है, तो वो चीज अब पुअर पीपल को वो लोन नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ सिक्योर तो रखना पड़ेगा ना, तो वो सिक्योरिटी नहीं रख पा रहे थे। तो जो गरीब इंसान था उसके पास बैंक्स उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे थे। तो ये एक क्या था, बहुत बड़ा चैलेंज हो गया था। नेक्स्ट वन है कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स। अब एलपीजीबी आ गया था, नेशनलाइजेशन हुआ, लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स हैं अब वो भी तो आ गए थे। तो प्राइवेट बैंक्स आ गए थे, तो प्राइवेट बैंक्स जो है एज ए कंपैरिजन टू गवर्नमेंट जो बैंक्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती है प्राइवेट बैंक्स के कंपैरिजन में। तो वो प्राइवेट बैंक्स अपने आप में बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दे रहे थे, तो एक चैलेंज हो गया था। नो डाउट कि गवर्नमेंट बैंक जो है वो भी आपको फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन वो चीज हर फॉर्मेलिटी से होती है, हर चीज के लिए एक प्रोसेस लगता है। तो चैलेंज जो है वो कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया था प्राइवेट बैंक से जो गवर्नमेंट बैंक्स थे। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया था, और उस चैलेंज को बीट नहीं कर पा रहे थे नेशनलाइजेशन के बाद बैंक्स। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स के थ्रू। नेक्स्ट वन है फेलियर टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन में मैंने आपको बोला है कि पावर्टी को इरेडिकेट नहीं कर पा रहे थे, प्रॉपर खत्म नहीं कर पा रहे थे, वो आज भी नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो इंडिया में से पावर्टी को खत्म नहीं किया जा रहा था, इक्वालिटी नहीं दे पा रहे थे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था नेशनलाइजेशन का। तो बच्चे आज हमने नेशनलाइजेशन पढ़ा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे जो 3 फेसेस थे उनके बारे में स्टडी की है, और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। उसके अंदर मैं आपको पूरे का पूरा हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। इतने आप ये जो हमारे फेसेस थे उनके बारे में पूरे का पूरा रिवाइज करो, स्टडी करो, समझो, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।